इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे what was the employment condition, how is the per capita income in the country, how was the agriculture sector, how was the defense sector, industrial sector, even the foreign trade, demographic condition. जो चीज़ हमने देखा था on the eve of independence, हम ये सब देखेंगे 1950 से 1990 के बीच में क्या हुआ. This was the 40 years. ये जो थे 40 साल 1950 से 1990 यानी कि आज़ादी के बाद जो डेवलपमेंट के थे, जो हमने बहुत वेस्ट कर दिए. एक तरह से मैं बोले जाऊँ, वेस्ट करने का रीज़न कुछ था नहीं, बट बिकॉज ऑफ द यू कैन से द फाउंडिंग फादर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसकी वजह से उन्होंने प्लान तो बहुत अच्छा किया था इकोनॉमी को आगे ले जाने का, बट ये आगे ले नहीं जा पाए. इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रही थी, ऐसा नहीं था कि वो ग्रोथ नहीं कर रही थी, बट जिस स्पीड से ग्रोथ करना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो रहा था. और इसकी वजह से आप देख सकते हो कि 1990 के बाद इंडिया में रिफॉर्म्स लाने पड़े. अगर ये ग्रोथ अच्छा होता, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज अच्छा होता, तो ऐसे रिफॉर्म्स नहीं लाने पड़ते और इंडिया अभी डेवलप नेशन होता. बट ये 40 इयर्स की जो हमारी मिस्टेक है वो हमको सुधारनी पड़ेगी और ये अभी हम सुधार रहे हैं. वी आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव. मैं ये बता दूं कि 1950 से 1990 जो 40 साल गए ये देश में, वो डार्क एज बोला जाता है इकोनॉमी में, बिकॉज हमारी जीडीपी ग्रो नहीं हो रही थी. हमारी जीडीपी एक टाइम के बाद नीचे जा रही थी. वी आर गोइंग बैकवर्ड्स. और इसीलिए समझना पड़ेगा कि हाउ वी स्टार्टेड, हाउ वी एम्बार्क्ड अवर प्लान, हाउ वी स्टार्टेड अवर प्लानिंग सिस्टम एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत क्या हुआ, ये सब कुछ हम समझेंगे चैप्टर के अंदर. इंट्रोडक्शन. हमको पता है कि 15 अगस्त 1947 इंडिया वॉक टू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम. हमको आज़ादी मिली, राइट, आफ्टर 200 years ऑफ द ब्रिटिश राज. फाइनली वी वर द मास्टर्स ऑफ अवर ओन डेस्टिनी. हम अपने ही डेस्टिनी, अपने ही नसीब के मास्टर्स थे, सिर्फ कुछ 200 साल के बाद, राइट, ब्रिटिश रूल के. अभी नेशन बिल्डिंग का जो जॉब था वो हमारे हाथ में था. हमको ही डिसाइड करना था कि क्या किया जाए. द लीडर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, जो लीडर्स थे स्वतंत्र भारत के, राइट, उनको डिसाइड करना था, बहुत कुछ डिसाइड करना था, पर उसमें ये भी डिसाइड करना था द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कि हम कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाएं जो हमारे देश के लिए मोस्ट सुटेबल हो. द सिस्टम विच वुड प्रमोट अ वेलफेयर ऑफ ऑल रादर देन अ फ्यू. एक ऐसी सिस्टम जो सबका कल्याण देखे, राइट, कुछ लोगों का कल्याण ना देखे, बट एवरीवंस, राइट, ऑफ ऑल. तो ऐसी तो कैसी सिस्टम हम अपना सकते थे. नाउ आपको पता है बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे उस जमाने में. लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, बहुत सारे लोग थे फ्रीडम फाइटर्स में. पर ये फ्रीडम फाइटर्स में जो मेन प्रोमिनेंट जो थे वो दो ही थे. एक जवाहर नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ये देश में, एंड सेकंड महात्मा गांधी जो फादर ऑफ द नेशंस बोले गए थे. ये दोनों प्रोमिनेंट थे. अभी इन्होंने जो सोचा उसके ऊपर से ही इकोनॉमिक पॉलिसीज का निर्माण हुआ. मैं एक चीज बता दूं कि हमको आजादी मिली नहीं थी, हमको दे दी गई थी. हमने कुछ स्ट्रगल नहीं किया ये आजादी को लेने के लिए. नो डाउट लास्ट में काफी फ्रीडम फाइटर्स ने अपना बलिदान दिया, शहीद हो गए देश के नाम पे. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ये आज़ादी वो शहीदी की वजह से नहीं मिली है, ना ही वो आज़ादी गांधी जी के स्ट्रगल से मिली है. अगर आप इतिहास के पन्ने को अगर गौर से देखो तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश राज पे बहुत सारा बर्डन हो गया था, बिकॉज जर्मनी ने ब्रिटेन पे हमला कर दिया था जब एंड वॉर आई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई थी तब. और उसकी वजह से ब्रिटेन बहुत मुश्किल में था. उसकी मुश्किल इसीलिए भी ज्यादा थी क्योंकि उसने वो 130 देशों में से तकरीबन 40-45 देश को गुलाम करके रखा था.
उनको ये था कि ये खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा था उनको, क्योंकि अपना देश चलाने का खर्चा, और जो हर एक देश, इंडिया जैसे देश में श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, वैसे काफ़ी देशों में उसकी कॉलोनीज़ बस रही थी। तो कॉलोनी का चलाने का खर्चा, वो इतना हावी हो रहा था कि 1945 के बाद उन्होंने सोच लिया, वहाँ की क्वीन ने सोच लिया कि अभी हमको कॉलोनाइज़ेशन खत्म कर देना है। और उसी वजह से मैं बता दूँ आपको, उसी वजह से हम आज़ाद हुए। हम आज़ाद, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम गांधी जी के स्ट्रगल से और ना ही भगत सिंह की शहीदी से हुए हैं। डेफ़िनेटली उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत काम किया है, ये माना जाता है, बट सही मायने में अगर हमको आज़ादी मिली नहीं है, हमने ली नहीं है, आज़ादी हमको दे दी गई है। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमने कभी कोई खून नहीं बहा है। जैसे कि अगर हम अमेरिका की रिवॉल्यूशन देखें, अमेरिकन रिवॉल्यूशन देखें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखें, रशियन रिवॉल्यूशन देखें, ऐसा कोई रिवॉल्यूशन इंडिया में कभी नहीं था। सिर्फ 1857 की एक बगावत थी, म्यूटिनी थी, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डेफिनेटली नॉन वायलेंट स्ट्रगल हुई ये देश में, उसके लिए ना नहीं है, बट सबसे बड़ा कारण अगर ये आज़ादी का हो तो ब्रिटिश खुद ही थे। सो अगर उस ज़माने में देखो तो इंडिया के साथ बहुत देश आज़ाद हुए थे, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो हर एक देश में चल रही थी, और उसमें से भी सोशलिज्म एक तरह की इकोनॉमिक सिस्टम थी जो जवाहरलाल नेहरू को ज़्यादा अपील कर रही थी। ऐसा क्यों? समझते हैं इसको भी। जब आज़ादी मिली उससे 2 साल पहले की बात, 1945 की बात मैं बताता हूँ आपको। उस टाइम पे जर्मनी में हिटलर था, जो दुनिया को कब्ज़ा करना चाहता था, पर जर्मन हार चुका था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और इसीलिए ब्रिटेन ने, अमेरिका ने और रशिया ने, ये तीनों ने जर्मनी पे हमला बोल दिया था। नाउ जर्मनी अपने अंदर ही अंदर खत्म हो रहा था, क्योंकि हिटलर ने 7 बंकर में जाके सुसाइड कर लिया था, और जर्मन के पास कोई मिलिट्री शासन नहीं था जो जर्मनी को चला सके, और इसीलिए बर्लिन पे हमला हुआ लास्ट में, और वहाँ पे कुछ बर्लिन का कुछ हिस्सा रशिया ने ले लिया और कुछ हिस्सा अमेरिका ने ले लिया। अगर उस ज़माने में अगर आप देखोगे तो रशिया की जो इकोनॉमिक सिस्टम थी, जो फिलॉसफी थी इकोनॉमी चलाने की, वो सोशलिज्म थी। ना सोशलिज्म के प्रणेता, यानी सोशलिज्म को स्टार्ट करने वाला जो बंदा था वो था कार्ल मार्क्स, जिन्होंने एक नई तरह की इकोनॉमिक सिस्टम की रचना की थी रशिया में। लेनिन, स्टालिन, बहुत सारे लोग थे, और अभी भी अगर आप देखो तो उसी लाइनेज पे आते हैं व्लादिमीर पुतिन, वहाँ के रशिया के प्रीमियर हैं। वैसे ही चीज़ अगर आप देखो अमेरिका में, तो आदम स्मिथ की इकोनॉमिक पॉलिसी से वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, और दोनों ही एक तरह से ओपोजिट फिलोसॉफीज थी। जहाँ सोशलिज्म होता था वहाँ कैपिटलिज्म यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती थी, और जहाँ डेमोक्रेसी या कैपिटलिज्म होता था वहाँ पे सोशलिज्म नहीं होता था। नेहरू को रशिया का सोशलिज्म बहुत पसंद आया, उसको अमेरिका का कैपिटलिज्म पसंद नहीं आया, वो सोशलिज्म बहुत ही ज़्यादा अपील कर रहा था नेहरू को। However, he was not in the favor of the kind of socialism established in the former Soviet Union. उसको वैसा सोशलिज्म पसंद नहीं था जो सोवियत यूनियन में चल रहा था। सोवियत यूनियन यानी रशिया। उस जमाने में अगर आज रशिया देखो तो रशिया आज बहुत सारे देशों में बढ़ चुका है। उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, राइट, यूक्रेन, और बहुत सारे ऐसे देशों में बढ़ चुका है। बट उस जमाने में यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन, और ये सोवियत यूनियन यानी उस जमाने का रशिया। और वो ज़माने में रशिया में जो सोशलिज्म था, सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि हर एक चीज़ स्टेट के हाथ में होती है, राज्य के हाथ में, यानी सरकारी एक ही सरकार होती है, लाइक ए डिक्टेटरशिप, यू कैन नॉट से अ डिक्टेटर, बट एक ही सरकार होती है, जैसे चाइना में है। चाइना में ओनली वन पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वैसा ही सोवियत यूनियन में भी होता था कि एक ही पार्टी हुआ करती थी, वेयर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे हर एक चीज उत्पादन का, राइट, ऑल द फैक्ट्रीज एंड फार्म्स इन द कंट्री वो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। वो सब कुछ कौन ओन करता था? सरकार। इससे इसका मतलब ये होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को ओन नहीं किया करवाया जाता था। कोई भी चीज आपकी नहीं है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते भी हो तो उसकी मालिकी किसकी है? सरकार की। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया इज अ बिट कैपिटलिज्म, इंडिया इज नॉट प्योर सोशलिज्म, बट रशिया में आज भी ऐसा ही है, राइट। आप अगर घर खरीदो भी तो उसकी मालिकी आपकी नहीं है, मालिकी आपकी नहीं है,
आप जब तक रहते हो तब तक आपका घर है, जिस दिन आप मर गए, आप तो आपकी संतान जो होगी, आपके जो बच्चे होंगे, उसका ये घर नहीं होगा, सरकार ले लेगी वो घर वापस आपसे। तो अलग ही तरह के सिस्टम है वहां पे, जिसको हम सोशलिज्म बोलते हैं। तो नेहरू को सोशलिज्म बहुत पसंद था, पर उसको रशिया वाला सोशलिज्म पसंद नहीं था। तो कैसा सोशलिज्म पसंद था? मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ आगे जाने से पहले, कि जब हम आज़ादी मिली तो उस टाइम पे पूरी दुनिया दो भाग में बट चुकी थी। जैसे मैंने बताया, जर्मनी पे हमला हो चुका था और इसीलिए पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था। ये आपने आई थिंक हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर आपने 10th की हिस्ट्री बुक्स खोलोगे तो आपने पढ़ा होगा। वहां पे एक तरह का कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर का मतलब अमेरिका एक तरफ, रशिया एक तरफ। और ये वॉर जो कोल्ड क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज वो कुछ झगड़ा नहीं था, पर वो झगड़ा अंदर ही अंदर था। कहने के लिए तो दोनों फ्रेंड थे, पर अंदर ही अंदर झगड़ भी रहे थे, राइट। एक तरह की जेलसी थी दोनों के बीच में, ऐसे समझ लो। दिस इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। और इसीलिए ऐसा था कि कोई देश अगर अमेरिका की फेवर में चला जाता तो रशिया उसको हेल्प करना बंद कर देती, और कोई देश रशिया की फेवर में चला जाता तो अमेरिका उसको हेल्प करना बंद कर देती। नाउ अगर नेहरू और गांधी की फिलोसॉफी अगर हम देखें, इतिहास में हम पढ़ चुके हैं, अगर हम पढ़े तो हमको पता चलेगा कि नेहरू को इंडस्ट्रियलिस्ट पसंद नहीं थे और गांधी को इंडस्ट्रीज पसंद नहीं थी। एक को उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज पसंद ही नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि गांधी बोलते थे कि अपना देश गांव में बसता है, वहां पे पॉपुलेसिटी ज्यादा है, अगर हम मशीन्स ला देंगे ये देश में तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, रोजगार ही नहीं मिलेगी, इसलिए स्वदेशी गुण अपनाओ। आपको याद होगा स्वदेशी मूवमेंट चला था उस जमाने में। जबकि नेहरू की फिलोसॉफी कुछ अलग ही थी। नेहरू बोलता था कि इंडस्ट्रियलिस्ट गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये पूरा देश इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में सौंप देंगे तो मे बी वो एक्सप्लॉइट करने लगेंगे। अगर वो एक्सप्लॉइट करने लगे तो वो आज़ादी का मतलब ही क्या हुआ? जो आज़ादी हमने ब्रिटिशर से ली है, एक तरह से हम बाहर निकले, दूसरी तरह से हम वापस एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। और इसी वजह से इन दोनों ने मिलकर सोशलिज्म लाइन पे इकोनॉमी को आगे बढ़ाना अच्छा समझा। इट इज नॉट पॉसिबल इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया for the government to change the ownership pattern of land and other properties of its citizens in the way it was done in the former Soviet Union. आज अगर इंडिया में देखने जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सोवियत यूनियन की तरह यहाँ पे यहाँ पे भी ओनरशिप ऑफ लैंड को चेंज करें। ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस। बहुत ही डिफिकल्ट होता है ऐसा करना भी। Nehru and many other leaders and thinkers of the newly independent India sought an alternative. उनको लगा कि सोशलिज्म, प्योर सोशलिज्म तो नहीं ले सकते, इसीलिए हमको एक ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। नेहरू, गांधी एंड मेनी अदर लीडर्स ने ये सोचा, राइट। क्योंकि दोनों एक्सट्रीम वर्जन्स थे। कैपिटलिज्म मानता था कि पूरा फ्री कर दो इकोनॉमी को, जिसको जो राइट हो वैसा करेंगे। और सोशलिज्म कुछ अलग ही मानता था। सोशलिज्म मानता था कि हर एक चीज स्टेट में है, स्टेट के हाथ में है। मैं शॉर्ट एग्जांपल में समझा दूं कि कैपिटलिज्म बिलीव करता है कि एवरीवन इज फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। कैपिटलिज्म ये बोलता है, यानी अमेरिका में अगर आप जाओगे तो कोई भी तरह का जॉब्स करना तो आपके लिए फ्री है। अगर आपको गन्स बेचनी है तो गन बेच सकते हो आप अमेरिका में, राइट। जो काफी देशों में नहीं बेच सकते, इंडिया में भी नहीं बेच सकते आप, बट अमेरिका में ऐसा नहीं है, इसीलिए वहां पे गन कल्चर बहुत है। अगर आप अमेरिका में देखोगे तो वहां पे शूटिंग भी बहुत होती है। शूटिंग यानी पिक्चर शूटिंग नहीं, मरने वाली शूटिंग, राइट। और सोशलिज्म जब बोले हम रशिया में, तो यहाँ पे सब कुछ स्टेट के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। हर एक चीज सरकार अपने हाथ में लेके बैठी। और ये दोनों एक्सट्रीम है अपने आप में वर्जन्स। कैपिटलिज्म में सरकार कंट्रोल जरा भी नहीं है, जबकि सोशलिज्म में फुल कंट्रोल है, राइट। अगर ये दोनों को समझना हो, कैपिटलिज्म सोशलिज्म, तो मैं हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं कि वो क्या है। पर नेहरू और गांधी और भी फ्रीडम फाइटर्स को ये पसंद नहीं आया। इन दिस व्यू उनको लगा कि इंडिया को सोशलिस्ट सोसाइटी तो बनाना चाहिए, राइट, विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर यानी उसमें स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंपनी को ज्यादा बिठा दो, बट ऑल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी डेमोक्रेसी। यानी उनको ये भी लगा कि कैपिटलिज्म के ये कुछ सिद्धांत है बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी
और डेमोक्रेसी को भी रखो। सिर्फ सोशलिस्ट सोसाइटी को रखना अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। और इसी से समझ में आता है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक क्वेश्चन, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम की अगर टाइप आपको जाननी हो तो 3 सवाल को पूछना चाहिए, और ये हम 3 सवाल लास्ट ईयर से पूछते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है, राइट? हमने देखा था लास्ट ईयर भी। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, अगर और फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो इसका आंसर बराबर दे दे, राइट, उस हिसाब से सिस्टम नक्की होती है, सिस्टम डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 3 चीज, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर ये तीनों का आंसर ऐसा है कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हाउ टू प्रोड्यूस, एंड गवर्नमेंट डिसाइड करेगी फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो मैं बोलूँ कि ये सोशलिज्म है। अगर ये तीनों के आंसर सरकार डिसाइड नहीं करेगी और प्राइवेट प्लेयर्स डिसाइड करेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स यानी प्रोड्यूसर्स, राइट, हाउस होल्ड्स खुद ही डिसाइड करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो उसका मतलब है कि आप कैपिटलिज्म सिस्टम में हो ना। आपको ये तो समझ में आ गया सरकार डिसाइड कर सकती है, पर प्राइवेट प्लेयर्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस? सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जैसे पोटेटोज खाने का मन हो रहा है और आप पोटेटोज डिमांड कर रहे हो मार्केट में, तो डेफिनेटली कल पोटेटो ज्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि मार्केट में डिमांड ही पोटेटोज की है, तो पोटेटोज ही ग्रो करके दो ना, जो चाहिए वो दो तो हम कमाएंगे। जैसे कांदे के भाव फॉर एग्जाम्पल 70-80 हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, कांदा बनाना चालू कर देते हैं, राइट? व्हाई दे डू सो? ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज उनको लगता है कि अगर हम कांदा बनाएंगे तो ही हमको अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो दिस इज कैपिटलिज्म, यानी ऑटोमेटिक मार्केट से ही डिसाइड हो जाता है। अभी एक रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। गर्मियों के सीजन में अभी नींबू के भाव बढ़ गए थे, बहुत बढ़ गए थे। तो अभी मैं 6-7 दिन से देख रहा था पहले, तो नींबू के भाव क्या था, 1 kg का 120 रुपया, इतने ज्यादा। अभी मैं मार्केट में जा रहा हूँ 7 दिन के बाद, ऑटोमेटिक नींबू के भाव कम हो गए। कैसे कम हो गए? सरकार ने कम नहीं किए, पर जैसे भाव बढ़े 120, तो लोगों को क्या लगा, फार्मर्स को लगा कि नींबू बनाओ, नींबू को ग्रो करो, नींबू में कमाई बहुत है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ जाएगी तो भाव वापस नीचे आ जाएंगे। तो दिस इज हाउ द इकोनॉमी बैलेंस इटसेल्फ, दैट इज द कैपिटलिज्म। यही कैपिटलिज्म होता है, राइट? पर ये 3 सवाल कैसे आंसर दिए जाए, उस हिसाब से इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड होती है। आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। यस, ह्यूमन वांट्स कैसे अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज कैसे इकोनॉमी में लिमिटेड है। और इसी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में स्कैरसिटी आती है। स्कैरसिटी ही एक सबसे बड़े प्रॉब्लम को जन्म देती है, और वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमको चॉइस करनी पड़ती है, और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही 3 सवाल को जन्म देती है। और 3 सवाल क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट? यही 3 सवाल का आंसर जैसे दिया जाए उसके हिसाब से ही डिसाइड होता है कि सिस्टम कौन सी है, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म। सो एवरी सोसाइटी हैज टू आंसर 3 क्वेश्चंस, राइट? व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, हर एक समाज को ये आंसर देना पड़ता है। सेकंड, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, मे बी वो ज्यादा लेबर से, ह्यूमन लेबर, राइट, या ज्यादा कैपिटल से, यानी कैपिटल ज्यादा यूज करो या मजदूरों को ज्यादा यूज करो प्रोड्यूस करने के लिए। एंड तीसरा, फॉर हुम, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये 3 सवाल का अगर आंसर प्रॉपर सही से मिला तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैपिटलिज्म चाहिए या सोशलिज्म चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली 2 तरह की है। एक तो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में कमांड इकोनॉमी बोलते हैं, राइट? और दूसरी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये दोनों के नाम तो आप जान ही चुके हो। उसको हम दूसरी भाषा में मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी मार्केट इकोनॉमी, और सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कमांड। क्यों कमांड? क्योंकि गवर्नमेंट कमांड करता है। और कैपिटलिस्ट यानी मार्केट, क्यों? क्योंकि मार्केट डिसाइड करता है। ये दोनों के अलावा तीसरी सिस्टम भी है, राइट? तीसरी सिस्टम यानी दोनों की मिक्स सिस्टम, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। जब हमको आजादी मिली
तब नेहरू ने ये सोचा कि अगर हम रशिया को सोशलिज्म अपना देंगे, क्योंकि सोशलिस्ट कहाँ पे था? रशिया में था, राइट? तो रशिया का सोशलिस्ट इकोनॉमी अपना लेंगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, और अगर अमेरिका की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम अपना देंगे तो रशिया नाराज हो जाएगा। हम तो नए नए आज़ाद हुए थे, हमको किसी को नाराज करना नहीं था। तो नेहरू ने एक अलग ही पाथ अपनाया, दैट इज कॉल्ड नॉन अलाइंड नेशंस। उसने एक नॉन अलाइंड नेशंस की रचना की, यानी वो किसी की तरफ नहीं है, ना अमेरिका की तरफ है ना रशिया की तरफ। उन्होंने अपनी ही एक अलग तरीके की इकोनॉमी खड़ी की, दैट इज व्हाट केम टू बी नोन एज मिक्स इकोनॉमी। और यस, डेफिनेटली इंडिया में सोशलिज्म भी है, कैपिटलिज्म भी है, और इंडिया मिक्स इकोनॉमी में जीता है। इंडिया में अगर आप देखो तो ज्यादातर कैपिटलिज्म आज वर्ल्ड ओवर में देखो तो स्वीडन है, अमेरिका है, वैसे कंट्रीज बहुत कैपिटलिज्म के नजदीक है। 95% कैपिटलिज्म है वहां पे। सोशलिज्म देखो, चाइना है, रशिया है, वो सब सोशलिस्ट है, कमांड इकोनॉमी से, राइट? और वो भी अगर बोलो 85 to 90% वो लोग सोशलिज्म के नजदीक है। पर इंडिया एज एन इकोनॉमी दोनों ही है, यहाँ पे कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है। अगर इकोनॉमिक सिस्टम देखने जाओ तो आपको ज्यादातर कम्युनिज्म में सोशलिज्म क्या ज्यादा दिखेगी? तो नॉर्थ कोरिया सबसे ज्यादा है, उसके बाद चाइना आती है, वेनेजुएला आती है, बाद में फ्रांस, स्वीडन, राइट? और अगर कंपटीशन की तरफ हम देखने जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स और जापान है आज। यानी यूनाइटेड स्टेट्स और जापान कैपिटलिस्ट है, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी बोल सकते हैं, प्योर और फ्री मार्केट। और कमांड इकोनॉमी अगर हम देखने जाए तो नॉर्थ कोरिया है, जिसको हम कम्युनिज्म या सोशलिज्म भी बोल सकते हैं। ज्यादा गवर्नमेंट पे कंट्रोल आना यानी कमांड इकोनॉमी की तरफ जाना, राइट? तो कमांड इकोनॉमी की तरफ यानी कम्युनिज्म की तरफ जाने का मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है उस पर। जैसे नॉर्थ कोरिया में सबसे ज्यादा कंट्रोल है किम जोंग उन, राइट? अब पता होगा, डिक्टेटर का नाम है नॉर्थ कोरिया के। वही सब कुछ ओन करता है, रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। उसके बाद अगर देखने जाए तो चाइना का सबसे ज्यादा जोर है, और यूएसए बहुत नजदीक है फ्री मार्केट के, राइट? अगर इंडिया देखे तो इंडिया कहीं यूके और सोशलिज्म के यहाँ पे बीच में आता है इंडिया, राइट? तो इंडिया ना ही बहुत ही कमांड इकोनॉमी या सोशलिज्म है, ना ही बहुत कैपिटलिज्म है। इंडिया इज समवेयर इन बिटवीन। अब कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी होता क्या है? वन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टू डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर एक चीज का आंसर कौन देता है? सप्लाई एंड डिमांड। तो जिस हिसाब से सप्लाई होगी, जिस हिसाब से डिमांड होगी, उस हिसाब से गुड्स तक की होंगे, डिसाइड होंगे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन बनाएगा। इन अ मार्केट इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म, ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल प्रोड्यूस दैट आर इन डिमांड। वही चीज प्रोड्यूस किया जाएगा जो डिमांड में है। गुड्स दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर इन डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट्स। ऐसे गुड्स जो हम अपने मार्केट में या बाहर के मार्केट में बेच सकते हैं, वही गुड्स हम यहाँ पे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ कार्स आर इन डिमांड, कार्स विल प्रोड्यूस। इफ बाइसिकल्स आर इन डिमांड, बाइसिकल्स विल प्रोड्यूस। जो भी चीज डिमांड में होगा वो चीज प्रोड्यूस की जाएगी। कार डिमांड में हो तो कार प्रोड्यूस की जाएगी, और बाइसिकल हो तो बाइसिकल। नेक्स्ट है कमांड इकोनॉमी, या फिर हम बोल सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अभी ये क्या है? A socialist society answers the three question in a totally different manner. ये यही सवालों को अलग तरीके से आंसर देता है। In a socialist society, the government decides what goods are to be produced. सरकार डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है, एंड दैट ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद नीड्स ऑफ सोसाइटी। और वो कैसे बोलेगा? सोसाइटी की जो नीड्स है उस हिसाब से प्रोड्यूस करवाएगा। सोसाइटी को ज्यादा चाहिए हाउसिंग, तो हाउसिंग प्रोड्यूस होगा ज्यादा। इट इज अज्यूम्ड दैट द गवर्नमेंट नोज व्हाट इज गुड फॉर द पीपल। ऐसा माना जाता है सोशलिज्म में कि सरकार को सब कुछ पता है, प्रजा के लिए क्या अच्छा है, पब्लिक के लिए क्या अच्छा है, पब्लिक के लिए क्या बुरा। एंड दैट इज द रीजन इट इज ओनली द गवर्नमेंट दैट इज गोइंग टू डिसाइड द थ्री बेसिक क्वेश्चंस। नाउ द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। गवर्नमेंट इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करता है कि कैसे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये दोनों सवाल भी सरकार ही देता है। फॉर एग्जाम्पल, a socialist nation provides free healthcare to all its citizens, right? वो सबको फ्री हेल्थ केयर देगा, बट स्ट्रिक्टली याद रखिए, सोशलिस्ट सोसाइटी में आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकते। आप एक घर
डेवलप करके बोल नहीं सकते कि ये मेरा घर है या मैं इसमें रहता हूँ, ये सरकार का नहीं है. नहीं, यू कैन नॉट से दैट, बिकॉज इन सोशलिस्ट एवरीथिंग बिलोंग्स टू व्हाट? एवरीथिंग बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट. इन क्यूबा एंड चाइना अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न बाय सोशलिस्ट प्रिंसिपल. क्यूबा एंड चाइना में आज भी ज्यादातर अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे होती है, सोशल प्रिंसिपल पे होती है, यानी समाजवाद, सोशलिज्म. सरकार डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड ऑल. सो लेट्स लुक अ वेरी क्विक डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. वैसे देखने जाए तो उसके डिफरेंसेस बहुत है, बट यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ डिफरेंसेस बहुत शॉर्ट में दिए गए. इसमें से आपको 9-10 याद रहे बहुत है, इनफ है, सब याद रखने की जरूरत नहीं है. बट लेट्स सी कि कैपिटलिज्म क्या होता है एंड सोशलिज्म क्या होता है. ओनरशिप किसके हाथ में है? कैपिटलिज्म में प्राइवेट लोगों के हाथ में, जबकि सोशलिज्म में किसके हाथ में है? पब्लिक. पब्लिक यानी सरकार के हाथ में. कैपिटलिज्म में मोटिव क्या होता है प्रोड्यूस करने का? प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट है तो ही प्रोड्यूस होगा. पर सोशलिज्म में नहीं, क्योंकि सरकार के हाथ में, तो सरकार क्या करना चाहेगी? सोशल वेलफेयर करना चाहेगी. फ्रीडम ऑफ चॉइस किस में ज्यादा, कैपिटलिज्म में या सोशलिज्म में? फ्रीडम ऑफ चॉइस यहाँ पे कंज्यूमर को ज्यादा है, यानी कंज्यूमर अपने गुड्स अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं, जबकि सोशलिज्म में नहीं, क्योंकि ये सब कुछ किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में. एंटरप्राइजेस कौन ओन करता है कैपिटलिज्म में? यानी अमेरिका जैसे देशों में इंडिविजुअल ओन करते हैं एंटरप्राइज, राइट. जबकि सोशलिज्म, चाइना में, अगर वैसे देशों में देखने जाओ तो सब कुछ ओन कौन करता है? गवर्नमेंट. प्राइवेट लोग नहीं कर सकते. कैपिटलिज्म में दो क्लास होता है, दो क्लास यानी दो वर्ग हो जाते हैं, एक रिच क्लास एंड एक पुअर क्लास. क्योंकि जिसको कमाना आता है वो कमाता ही रहेगा, जिसको कमाना नहीं आता है वो गरीब हो जाएगा. तो यहाँ पे पूरी सोसाइटी दो क्लास में डिवाइड हो जाती है. जबकि सोशलिज्म में ऐसा नहीं है, क्लासलेस सोसाइटी है. क्या मतलब? यानी सरकार अगर बोले कि सबको कल ब्लू टी शर्ट पहननी है तो एवरीवन हैज टू वेयर अ ब्लू टी शर्ट. अगर किसी ने भी रेड टी शर्ट पहना तो उसको शूटर साइड किया जाएगा, उसको उड़ा दिया जाएगा. तो यहाँ पे कोई क्लास नहीं, कोई रिच नहीं, कोई पुअर नहीं है. एवरीवन इज गुड इन द आइज ऑफ लॉ. आपको लगेगा सोशलिज्म बहुत अच्छा है, पर लेट मी टेल यू, आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है काम करने के लिए सोशलिज्म में. कंपटीशन, कैपिटलिज्म में कंपटीशन बहुत होती है अमंग सेलर्स, सोशलिज्म में नो कंपटीशन, क्योंकि सरकार ही प्रोड्यूस करती है सब कुछ. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर किसके हाथ में है कैपिटलिज्म में? कैपिटलिस्ट यानी जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके हाथ में है. जैसे अमेरिका में देखने जाओ तो बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये लोगों के हाथ में सबसे ज्यादा पावर है, राइट. एंड सोशलिज्म में किसके हाथ में पावर है ज्यादा? सेंट्रल अथॉरिटीज के हाथ में. रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसा होता है? कैपिटलिज्म में ज्यादातर मिस अलोकेशन होता है, क्योंकि रिच लोग रिच बनते हैं, पुअर लोग पुअर हो जाते हैं. सोशलिज्म में अलोकेशन की अगर हम बात करें, यानी रिसोर्सेज को अलोकेट करने का, तो वो प्रॉपर होता है, एकदम से प्रॉपर होता है, क्योंकि कौन डिसाइड करता है? सरकार. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेरी अनइक्वल. यहाँ पे सोशलिज्म में सबको एक तरह की इनकम मिलती है. इवन मैं बता दो आपको, घर भी होते हैं ना तो एक जैसे होते हैं. कोई गांधीनगर गया है तो गांधीनगर गया तो आपको पता होगा कि वहां पे घर कैसे एक जैसे होते हैं सब. वैसे सोशलिज्म में हर जगह पे घर एक जैसे ही होते हैं. इंसेंटिव्स, सॉरी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस किसका है? तो कैपिटलिज्म में बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, जबकि यहाँ पे सोशलिज्म में बहुत एब्सोल्यूट पावर गवर्नमेंट को दिया जाता है. इंसेंटिव्स, कैपिटलिज्म में यस, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो एनकरेज करते हैं वर्कर्स को. तो सोशलिज्म ऐसा नहीं है, आप काम कितना भी करो आपको पैसा इतना ही मिलेगा जितना सबको मिलता है. यानी यहाँ पे इंसेंटिव्स नहीं है आपके पास, यानी आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि काम में ज्यादा करो. हु गवर्न प्रोडक्शन? कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन गवर्न करने वाला कौन है? प्राइस मैकेनिज्म. जबकि सोशलिज्म में कौन गवर्न करेगा? सरकार, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. पर्सनल लिबर्टी, स्वतंत्रता है, कैपिटलिज्म में है, रिस्पेक्ट किया जाता है, जबकि सोशलिज्म में आपकी इंडिपेंडेंस कुछ भी नहीं है. हर एक चीज किसका है? सरकार का है. आपका कुछ खुद का कुछ भी नहीं है, और इसीलिए आप इंडिपेंडेंट भी नहीं रह सकते. अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, बेरोजगारी कैसी है? तो कैपिटलिज्म में
पूरी सोसाइटी दो भाग में डिवाइड हो जाती है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, महंगाई दिखती है इंडिया में, इसीलिए दिख रही है। जबकि सोशलिज्म कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टेट हैज अ पावर टू कंट्रोल, राज्य के पास यानी सरकार के पास पूरा पावर है कि ऐसी बेरोजगारी को हटा सकते हैं या इन्फ्लेशन को हटा सके। कैपिटलिज्म में एक्सप्लोइटेशन होता है, हाँ होता है। कौन करता है कैपिटलिज्म में? जो पैसे वाला है वो एक्सप्लोइट करता है, जैसे कि अंबानी, अडानी, वो बाकी के लोगों को एक्सप्लोइट करेगा। जबकि सोशलिज्म में ऐसा कोई एक्सप्लोइटेशन नहीं है। और इसका दूसरा नाम क्या है कैपिटलिज्म का? कैपिटलिज्म को दूसरे नाम से लेइजेस फेयर इकोनॉमी बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं हम? लेइजेस फेयर इकोनॉमी, या फिर उसको उसका दूसरा नाम भी है फ्री मार्केट इकोनॉमी। जबकि सोशलिज्म में भी दो नाम है, एक तो बोलते हैं हम कमांड इकोनॉमी, और दूसरा नाम क्या है? सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir.